हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ जो कि 12th का आपका 5th चैप्टर है। जेनेटिक्स में आप दो टर्म्स और पढ़ेंगे। एक तो होता है हेरिडिटी एंड एक होता है वेरिएशन। जेनेटिक्स कहाँ से आया, क्यों पढ़ा जाता है जेनेटिक्स? जीन्स की स्टडी दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स जो कहा जाता है जेनेटिक्स में, जीन्स, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ये सबसे ज़्यादा टर्म यूज़ की जाएगी अब जेनेटिक्स में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जेनेटिक्स कहाँ से आया, जेनेटिक्स की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में, चैप्टर 5 जो आपका 12th का है उसमें पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक्स के जो फादर कहा जाता है गीगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल, इनने क्या किया था? ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया एंड देन फिर ये आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए मूव आउट हुए। लेकिन इनके फादर गार्डनर थे तो इनको थोड़ा सा गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। देन तो इन्हें क्या किया, इन्हें अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू आगे ना करते हुए बैक टू अपने घर आए वापस, गार्डनिंग में इन्हें अपना ध्यान दिया और इनका रुझान ज़्यादातर जेनेटिक्स पे था तो इन्हें उसी पे काम किया। जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब ही होता है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से जीन्स का ट्रांसफ़र किया जाता है टू अदर जनरेशन्स। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आपको फिजिकली भी देखने को मिल सकते हैं और हेरिडिटरी मतलब जो जीनोटाइप होते हैं उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। अब आपको जो दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड फिजिकली और फिनोटाइप, जो नहीं दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है। अब फिनोटाइप कैसा, जैसे कि पेरेंट्स से जब कोई भी जीन ट्रांसफ़र होता है, लाइक जैसे कि आप मान लो आपका कलर हो गया, आपका बॉडी शेप हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे अब डीप में। तो गीगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, G.J. मेंडल ने, उनने क्या लिया, उनने एक पी प्लांट लिया। उनने अपनी स्टडी किस पे की? पी प्लांट पे। इन्होंने लगभग अपने 7 to 8 ईयर्स जो हैं इस स्टडी पे, इस थ्योरी पर, इस डिस्कवरी पे लगा दिए थे। उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी इतनी फेमस नहीं थी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जिसको जब वो जिंदा थे तब उसको सराहना नहीं मिली, लेकिन उनके डेथ के बाद आफ्टर 34 और 35 ईयर्स के बाद उनके जो असिस्टेंट थे या उनके जूनियर्स जो आए, उन्होंने जब इस थ्योरी को फिर से पढ़ने की कोशिश करी तब उन्हें पता चला कि ये डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो उन्हें 7 to 8 ईयर्स इसमें लगाए पी प्लांट पे कि क्या होता है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में, चिल्ड्रंस में पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, क्यों वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, क्यों उनमें इतनी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो पी प्लांट का आपने बॉटनिकल नेम आपको पता होगा क्या होता है? आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, बॉटनिकल नाम पी प्लांट का क्या होता है। आप 7 to 8 ईयर्स इनने लगाए। इन्हें पी प्लांट में क्या किया था, इनने 3 चीज़ें करी। पी प्लांट की इनने मेन 3 चीज़ें ली थी। पहला तो इन्हें लिया सीड। अब जब आप जीन्स का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो पार्ट लोगे। मान लीजिए ये आपका पी का प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका पी का प्लांट है। तो इसका आपने क्या ले लिया, पहली चीज़ ली सीड। दूसरी चीज़ क्या लिया, इसका पॉड। पॉड का मतलब होता है इस तरीके से, आपने मटर में ऐसे छोटे छोटे दाने देखे, ठीक है, ये पी प्लांट है। इसमें मटर का ये जो पूरा स्ट्रक्चर, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, इसको हम बोलते हैं पॉड, ठीक है। और तीसरी चीज़ इनने ली स्टेम। ये 3 चीज़ें लेकर, मेनली यही होता है, सीड होता है, पॉड होता है, स्टेम। आप फ्लावर भी लेके कर सकते हो, लेकिन उनने इन तीनों चीज़ों में दो चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर रखकर इस पर डिस्कवरी की, इस पर खोज करी। सीड, अब सीड में उनने क्या किया, सीड में उनने एक चीज़ ली, शेप, कि कैसा शेप लेना चाहिए, मतलब बीजों का जो शेप होता है वो किस टाइप का होना चाहिए, गोल होना चाहिए, रिंकल्ड होना चाहिए, ये चीज़ ली। फिर उसके बाद सीड किस कलर का होना चाहिए वो भी लिया उनने। फिर ऐसे ही पॉड में आएंगे तो पॉड में भी उनने क्या ले लिया, एक शेप ले लिया, दूसरा उनने कलर ले लिया। हाँ, तो पॉड क्या था, शेप एंड कलर। एंड देन स्टेम को किस में डिवाइड किया, टॉल और डार्फ में।
अब शेप कैसा होगा सीड का, अगर शेप देखते हैं आप, सीड का अगर शेप देखेंगे तो सीड का एक उनने ले लिया था राउंड, पूरा गोल लिया, और दूसरा कैसे लिया, हल्का सा रिंकल शेप में लिया, दैट इज रिंकल। एंड पॉड उनने जो लिया था, सॉरी इसका कलर भी देख लेते हैं, जो एक सीड लिया उनने, एक तो ले लिया उनने येलो कलर का और एक उनने ले लिया ग्रीन कलर का। ये हो गया सीड का शेप एंड कलर। फिर पॉड में अगर देखें तो पॉड में उनने शेप कैसा लिया, एक लिया इनफ्लेटेड, एकदम सीधा, इस तरीके से बिल्कुल सीधा जो रहेगा इस तरीके से रहेगा, और एक लिया कंस्ट्रिक्ट, हल्का सा टेढ़ा आड़ा करके इस तरीके का शेप लिया। फिर उसके बाद कलर में उन्हें वही सेम येलो ग्रीन। एंड टाल और ड्राफ्ट में क्या था, टाल में एक लंबी स्टेम ले ली थी उनने और ड्राफ्ट में एक छोटी स्टेम ले ली थी। अरे कट करना तो हो जाएगा ना, तो कट एक उनने टॉल लिया, टॉल में क्या रखा उनने, स्टेम को थोड़ी सी लंबी रखी, लंबी स्टेम वाली उनने एक पी प्लांट लिया, और ड्राफ्ट में उनने थोड़ा छोटा बोने हाइट का एक पी का प्लांट लिया। इस तरीके से उनने अपने एक्सपेरिमेंट में चीज़ों का यूज़ किया। सीड हो गया, पॉड हो गया, स्टेम। अब इनका इनने क्या किया, इनमें इनने सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए जब होता है टर्म, तो मैं आपको बताती हूँ क्या यूज़ किया जाता है। अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं और एक ही कैरेक्टर, मान लीजिए जैसे कि या तो ग्रीन हो या फिर येलो हो, एक ही कैरेक्टर, जैसे कि या फिर आप टॉल और ड्राफ्ट का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, आप ले लो टॉल और ड्राफ्ट का एग्जांपल। अगर आप एक कैरेक्टर वाले चीज़ का पॉलिनेशन करा रहे हो और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हो, तो उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। और जब आप दो कैरेक्टर वाली चीज़ों का क्रॉस करा रहे हो, पॉलिनेशन करा रहे हो, तो उसको बोलते हो आप डाइहाइब्रिड या डाइहाइब्रिडाइजेशन। अब मोनोहाइब्रिड के लिए तो हमने एक एक कैरेक्टर ले लिए, टाल एंड ड्राफ्ट। डाइहाइब्रिड में क्या होगा, डाइहाइब्रिड में आपको 4 वैरायटी हो जाएंगी। 4 वैरायटी कैसे, दो दो अलग अलग कलर की, मतलब राउंड भी रहेगा और उसका कलर भी रहेगा। ये राउंड कलर का सीड ले लिया आपने और इसका ग्रीन। ऐसे ही एक और सीड लिया जो रिंकल है, वो रिंकल रहेगा, प्लस इसका जो कलर रहेगा येलो रहेगा। तो ये दो दो कैरेक्टर जब आते हैं तो इसमें डाइहाइब्रिडाइजेशन होता है। जब सिंगल सिंगल कैरेक्टर आते हैं तो उसमें मोनोहाइब्रिडाइजेशन होता है। हाँ, तो अब मैंने बताया था आपको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब मोनोहाइब्रिड का आप एग्जांपल देखोगे, जैसे कि मैंने दिया है, हमने क्या लिया, पी प्लांट में टाल करके हमने एक ये ले लिया है और एक ड्राफ्ट का ये ले लिया है। इसका सिंबल है, हमेशा क्या होता है, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, दैट इज कॉल्ड अलील्स, ALLELS, एलील्स कहा जाता है इनको। टॉल और ड्राफ्ट ये हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। अब ये टॉल क्या हो गया, ये टॉल प्लांट हो गया और ये ड्राफ्ट प्लांट हो गया। दोनों क्या है, पेरेंट है। इन दोनों का हम करा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक एक ही सिम्टम हम या सिंबल ले रहे हैं, टॉल और ड्राफ्ट। अब इनका जब हम एक एक टी यहाँ से लेते हैं तो इनके बने क्या, गैमेट्स। अब गैमेट्स का जब हम फ्यूजन कराते हैं तो हमारे पास क्या वैरायटी आई, टी। अब इसमें क्या, एक कैपिटल और एक स्मॉल में हमने जो रिप्रेजेंट किया है, जब ये वैरायटी बनती है तो इसमें एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर दे, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। और इसी के अगेंस्ट में, अपोजिट वर्ड में एक यूज़ किया जाता है रेसेसिव। ये टर्मिनोलॉजी में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। रेसेसिव का मतलब जो अपने कैरेक्टर्स को या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड रेसेसिव। तो अब हमें जो वैरायटी मिली, जब हमने टॉल और ड्राफ्ट का दोनों में पॉलिनेशन कराया, तो हमें वैरायटी क्या मिली, टी कैपिटल एंड टी स्मॉल। जब एक वैरायटी
कैपिटल में आ रही है तो वो अपने आप को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, एंड दूसरी वैरायटी को वो सप्रेस कर रही है, मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको छुपा रही है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही है। तो इसीलिए हमें जो वैरायटी मिली वो टॉल की मिली। यहाँ पे जितनी भी वैरायटी मिली हमें F1 जनरेशन में टॉल की मिली। अब इसका हमने फिर से एक बार और पॉलिनेशन कराया। पॉलिनेशन कराया अगेन किससे कराया, हमने ड्राफ्ट से, क्योंकि एक बार में हमें F1 जनरेशन में क्लियरिटी नहीं मिली। हमने फिर से ड्राफ्ट वैरायटी को लिया और फिर उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। जब उनका फिर से क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन जो हमको मिली वो क्या मिली, टी, मतलब 3 हमें क्या मिले, टाल प्लांट मिले, मतलब हमें लंबे वाले पौधे मिले, और एक वैरायटी हमें आखिरकार मिल गई लास्ट में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया जिसने, उस वैरायटी ने, और वो कैसी रही, डार्क रही। तो जब ये 3:1 में आता है इसको हम फिनोटाइप में 3:1 बोलते हैं। अब फिनोटाइप क्या होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैं आपसे बात कर रही थी कि कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जो है पूरे जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वर्ड्स आपको बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में आएंगे। पहला वर्ड जैसे कि जीन्स, मैंने बताया था आपको, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स का क्या मतलब होता है, जीन्स मतलब जो कैरेक्टर होते हैं वो 1 जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, जीन्स जो होता है हेरिडिटी मटेरियल इसको कहा जाता है, ये हमेशा क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं, डीएनए में क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक हेरिडिटी मटेरियल है इसके, और यही जो रहता है ये क्या करता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि कोड के फॉर्म में होती हैं, और वो इंफॉर्मेशंस वो 1 जनरेशन से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। देन उसके बाद आता है एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया एलील्स, जैसे कि हमने जो पहले एक पॉलिनेशन अभी मोनो हाइब्रिड ड्राई हाइब्रिड पढ़ा था, तो उसमें क्या था, टी करके मैंने लिखे थे वर्ड्स, स्मॉल टी लिखा था, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा पेयर के फॉर्म में, मतलब जीन्स जो होंगे वो इस तरीके से हमेशा आपको पेयर्स के फॉर्म में ही मिलेंगे। क्रोमोसोम के ऊपर भी ये जो रहते हैं ये पेयर्स के फॉर्म में ही रहते हैं, और इसमें जीन्स की जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो कोडिंग के फॉर्म में रहती है। अब इसके बाद आते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, जब एक ही क्रोमोसोम्स पे, एक ही जगह पर क्रोमोसोम्स पे सेम टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, सेम टाइप के जीन्स पाए जाएंगे, दैट इज होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जो फिजिकली हमको दिख रहा है, जो हम देख सकते हैं, कलर, शेप, साइज, दैट इज़ फिनोटाइप। मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में और हमें कैसा दिख रहा है, दैट इज़ फिनोटाइप। जीनोटाइप जो कैरेक्टर्स हमको जनरली दिखते नहीं हैं, जीन्स के फॉर्म में रहते हैं, और वो जैसे कि आपने सुना होगा क्राइम पेट्रोल आप देखते हो, उसमें क्या होता है कि डीएनए टेस्टिंग होती है, पता चलता है। तो कैसे पता चलता है कि ये उसका बेटा है कि नहीं है, या ये किस मतलब फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं किसने ये क्राइम किया है। तो इसी ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप्स का यूज़ होता है ये वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो जीनोटाइप फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में, क्राइम में जनरली यूज़ किया जाता है, उसमें स्टडी करने के लिए जीनोटाइप की कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट मैंने वर्ड अभी यूज़ किया था। डोमिनेंट मतलब जो कैरेक्टर्स अपने आप को, या जो आपके अंदर जो जीन्स है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेसेसिव। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स गए हैं, जैसा आप बोल लो कि जैसे डायबिटीज़ का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या एक हीमोफीलिया करके डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ तो सभी ने सुना है, शुगर की बीमारी। तो डायबिटीज़ क्या होता है, पेरेंट्स में है, पेरेंट्स को है डायबिटीज़, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र तो हो जाती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी या तो इतनी अच्छी होगी, या कुछ ऐसा लेवल होता है हार्मोन्स का, इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो रेसेसिव रह जाते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, डायबिटीज़ के जीन्स गए हुए हैं, पेरेंट्स से गए हुए हैं। अब क्या होगा, अब आगे फर्दर जब वो F2 जनरेशन में जाएगा, मतलब उसके जो डॉटर सन्स वगैरह होंगे, तो हो सकता है वो डायबिटीज़ के कैरेक्टर उससे ना होके उसके चिल्ड्रंस में चले जाएं, तो वो वहाँ पे जाके वो डोमिनेंट हो जाएं, एक्सप्रेस कर लें अपने आप को। तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव का एक एग्जाम्पल है।